हेलो दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इट्स इमेजिनरी में। फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम है कि हम फंडामेंटल राइट्स यहां पे पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल के राइट्स के जैसे कि आपको पता है टोटल 6 ग्रुप हैं। तो अब तक हमने 4 ग्रुप डिस्कस कर ली हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे इंडियन पॉलिटी करके एक प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाके उसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 5 देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का और इसमें हम देखेंगे ग्रुप फिफ्थ। और ग्रुप फिफ्थ है आपका फ्रेंड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमारे देश में कुछ लोग हैं, हम ही में से हैं, ठीक है, उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिले हैं। उनको स्पेशल राइट्स क्यों मिले हैं, ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मीन्स क्यों उनको राइट्स मिले हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटीज के कुछ उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स हैं, और वो क्या है। तो आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई भी सेक्शन सिटीजन्स का जो माइनर है, मीन्स जिनकी संख्या कम है और उनका क्या है, उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, दूसरों से उनकी भाषा अलग है, दूसरों से उनकी स्क्रिप्ट अलग है, दूसरों से उनका कल्चर अलग है, ठीक है। तो उनको राइट्स दिए गए हैं कि वो अपने इस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को, इस स्क्रिप्ट को, इस कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। तो आर्टिकल 30 है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश। देखिए अब राइट्स क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 30 के तहत जो उनका पहला राइट है वो है एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, साथ साथ में एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, उनको चला भी सकते हैं और स्थापित भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है आर्टिकल 31 क्या कहता है, all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। कोई भी माइनॉरिटीज चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, उनको राइट है कि वो को अपने चॉइस का एक एजुकेशनल संस्थान, एक शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। खोलने के साथ साथ उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें तो जो मदरसे होते हैं वो इसी आर्टिकल 30 का के तहत मतलब खोले जाते हैं और चलाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 31A क्या कहता है, ये कहता है इन मेकिंग एन इन लॉ प्रोवाइड फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ माइनॉरिटी referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined and such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right granted under the दैट क्लॉज, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर मान लो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसकी जो संपत्ति है, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल हो, मींस मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैसा हो या चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, अगर उस सरकार को लगता है कि इसको कंट्रोल या उसको लेना है, मतलब इससे कुछ हिस्सा सरकार अपने पास लेना चाहती है, एक्वायर करना चाहती है, तो उस हिस्से को एक्वायर करने के लिए जो लॉ बनाया जाएगा, जो उस संपत्ति को लेने के लिए जो लॉ बनाया जाएगा, उस लॉ के तहत वो लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे जो है जो माइनॉरिटीज को अधिकार मिलते हो उनका हनन हो, ठीक है। जो मतलब मान लीजिए आपके पास जो आपका रेवेन्यू है, जो मतलब आपका माइनॉरिटी का जो इंस्टीट्यूशन है वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उससे गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है, ठीक है। तो उस टैक्स को लेने के लिए जो लॉज बनेंगे, ठीक है, तो वो लॉज जो ऐसे होने चाहिए कि उनसे माइनॉरिटी का जो है उनको जो अधिकार मिले हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, या उनके जो अधिकार है वो खत्म नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये कहता है। आगे देखिए 30 क्लॉज 2 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियन और लैंग्वेज, ठीक है। देखिए जो गवर्नमेंट के अंडर जो आपके स्कूल कॉलेजेस होते हैं या कोई भी शिक्षा संस्थान होते हैं उनको सरकार एड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जब एड उन
संस्थानों को वो सरकार प्रोवाइड करती है, तो उनको जो एड है वो मतलब जो माइनॉरिटी के अधीन स्कूल खुले हैं उनको भी एड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि ये माइनॉरिटी का स्कूल है, माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो इसको जो है हम एड नहीं देंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल लॉज के तहत बना है और इनके अधिकार अलग हैं। ठीक है, उनको भी एड सरकार को देनी पड़ेगी। क्लियर है? According to Article 30 Clause 1, there are two types of minorities. ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, दो तरह की माइनॉरिटीज हैं, एक धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक और दूसरा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। ठीक है, राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूट, एडमिनिस्टर मींस मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, एडमिनिस्टर का मतलब है कि जो अफेयर्स होंगे इंस्टीट्यूट के वो सारे मैनेज करेंगे खुद ही, जिन्होंने उसको खोला है। क्लियर? आगे देखते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट एंड रेगुलेटरी मेजर। देखिए, अब जो माइनॉरिटी के जो स्कूल कॉलेज खुलेंगे या कोई भी अदर शिक्षा संस्थान खुलेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको अलग अधिकार मिले हैं दूसरे संस्थानों से, तो वो कुछ भी वहां पर पढ़ाएं चलाएं। ठीक है, सरकार का उसके ऊपर कोई काबू नहीं रहेगा। सरकार उसको रेगुलेट कर सकती है, और किन तरीकों पर उसको रेगुलेट कर सकती है हम देखेंगे। आर्टिकल 30 कन्फर राइट टू establish and administer an institution by a minority community, but state can regulate the working of such institution. Regulation should be passed the dual test. ठीक है, जो रेगुलेशन होनी चाहिए वो दो तरीकों से होनी चाहिए, दो उसके टेस्ट पास होने चाहिए। और कौन कौन से? रीजनेबलनेस मींस कि उसको रेगुलेट करने के, उस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के, उस माइनॉरिटी शिक्षा संस्थान को रेगुलेट करने का एक उचित कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं रात को सपना आया, सुबह उठे और आप उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दें या कुछ उसको बंदी कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके पीछे एक उचित कारण होना चाहिए, एक रीजनेबलनेस होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है इट शुड बी एन इफेक्टिव व्हीकल ऑफ एजुकेशन फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, देखिए, अगर आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट खोला है तो वहां पर एक इफेक्टिव व्हीकल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, मींस उचित तरीके से वहां पर पढ़ाई होनी चाहिए जो अन्य संस्थानों में होती है। अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, वो साइंस पे हो चाहिए, मैथ पे होना चाहिए। ठीक है, और बाकी डिजिटल एजुकेशन जहां तक संभव होनी चाहिए, मतलब हमें अपने दुनिया की समझ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है वहां पर आप कुछ भी पढ़ाएं जिसका मतलब रियल वर्ल्ड से कोई मतलब ही नहीं है, कोई नाता नहीं है, वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो भी उसको फिर गवर्नमेंट जो है रेगुलेट कर सकती है, उसके ऊपर रोकें लगा सकती है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आर्टिकल 30 के बारे में। अब हम देखते हैं माइनॉरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटी है क्या चीज, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। द एक्सप्रेशन माइनॉरिटी इज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 29 एंड 30। देखिए, जो वर्ड है माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी जो वर्ड है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें, जो वर्ड है माइनॉरिटी वो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज माइनॉरिटी, ये हम देखते हैं। द एक्सप्रेशन माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये लाइन आप इसको ध्यान में रखिए, किसी भी एग्जाम में आपको उलझाया जा सकता है। ठीक है, द एक्सप्रेशन माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ वहां पर माइनॉरिटी लिखा है, सिर्फ वहां पर अल्पसंख्यक शब्द को जोड़ा गया है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन होंगे, क्या उनकी परिभाषा होगी, ये वहां पर क्लियर नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्यों नहीं किया गया है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट फील दैट इट वाज नेसेसरी टू डिफाइन इट, as it felt that the term was clearly understood by everyone in those days। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो बार लिख दिया है। ठीक है, उन्होंने इसलिए इसको नहीं लिखा क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये माइनॉरिटी जो है वो सबको पता है। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, जैसे अल्पसंख्यक शब्द से ही मतलब पता चल रहा है कि अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है, तो उनको इस तरह से उस टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कि इसको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि माइनॉरिटी क्या चीज होती है। सभी जानते हैं कि जहां पर किसी एक स्पेसिफिक धर्म की या स्पेसिफिक भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और कुछ भाषा या कुछ धर्म के लोग गिने चुने हैं, तो इसका मतलब वो माइनर है। ठीक है, वो माइनॉरिटी है। क्लियर? आगे देखिए, माइनॉरिटी सिग्निफाइज एन identifiable group of people or community who deserve protection from likely deprivation of their religious, cultural and educational rights by other communities who happen to be in majority and likely to gain political power in a democratic form of government based on election।
मतलब माइनॉरिटी वो लोग होंगे जो किसी एक एरिया में मतलब बहुत कम है, या हमारे देश में या किसी स्टेट में बहुत कम है, और जो वहां पर बहुसंख्यक है, जिनकी संख्या वहां पर ज्यादा है, उनकी डोमिनेंस उनके ऊपर ना बढ़ जाए, इसलिए जो है माइनॉरिटी को कुछ अधिकार दिए गए हैं हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, हो सकता है कि मान लीजिए आपके कुछ जैसे मुस्लिम ले लीजिए, किसी राज्य में या किसी स्टेट में या किसी हमारे देश में अगर मुस्लिम कम है और वहां पर हिंदू बहुत ज्यादा है, ठीक है, डोमिनेंट है, तो जब इलेक्शन होंगे तो जो भी नेता चुन के जाएगा वो वहां पर किसी एक उसी का होगा जो वहां पर ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब तो जो माइनॉरिटी होगी वो आगे आने से या इलेक्शन वहां पर नहीं जीत सकती है। ठीक है, इसलिए उनको राइट्स दिए गए हैं। देखिए माइनॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी है। मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स आर द रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान में रखें, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स आर द रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। 1 2 3 4 5 5 ये धर्म है, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन, ये हमारे देश में अल्पसंख्यक है। ठीक है, इनको दर्जा मिला है अल्पसंख्यकों का। अब यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं है, देखिए यहूदी भी नहीं है और अन्य जो धर्म है वो भी नहीं है, तो ध्यान में रखें। हो सकता है आपको किसी ऑप्शन में क्रिश्चियन दे दिया जाए, ठीक है, तो क्रिश्चियन यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं है। क्लियर? सो इट इज ऑल अबाउट आपका जो आर्टिकल सॉरी आपका जो ग्रुप था पांचवा, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, जिसमें हम आर्टिकल 29 और 30 देखा। अब हम आगे बात करें ग्रुप नंबर 6 और लास्ट ग्रुप हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब देखिए हमें इतने सारे फंडामेंटल 5 ग्रुप तो फंडामेंटल राइट्स के मिल गए। ठीक है, अब जो छठा ग्रुप है वो है कि जो फंडामेंटल मिले हैं अब गवर्नमेंट उनको देगी, स्टेट उनको मतलब कितने हद तक जो लोगों तक पहुंचाएगी, या कोई बॉडी या कोई लोग या कोई इंस्टीट्यूशन हमारे फंडामेंटल का राइट का हनन ना करे, इसलिए हमें रिमेडीज दी है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिमेडीज दी है हमें। रेमेडी मीन्स उपचार। ठीक है, हमें कुछ तरीके दिए गए हैं कि किस तरह से हम उपचार कर सकते हैं अगर हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स ना मिलें। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द अंबेडकर इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये जो आर्टिकल है, ये जो ग्रुप है, ये हमारे संविधान का सोल और हार्ट है। ठीक है, आत्मा और दिल है। ठीक है, इट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज दैट मेक्स द फंडामेंटल राइट रियल। यही हमारा जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का, यही असली अधिकार है जो फंडामेंटल राइट्स को असली में फंडामेंटल राइट बनाता है। अगर ये ना हो तो कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स पूरे नहीं करेगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट करेगी ना अदर कोई इंस्टीट्यूशन करेंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल दिया गया है, ये जो अधिकार दिया गया है, इसी का मतलब दूसरे लोगों को डर रहता है कि अगर हम नहीं करेंगे या गवर्नमेंट नहीं करेगी तो ये कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हम पर केस कर सकते हैं इस तरह से। तो इसी का डर है, इसी आर्टिकल का डर है, तभी फंडामेंटल राइट्स हमारे रियल में फंडामेंटल राइट कहलाते हैं। क्लियर? अगर ये आर्टिकल ना होता तो फंडामेंटल राइट सिर्फ कागजों पर रह जाते हैं। क्लियर? तो देखिए इस ग्रुप के तहत आता है आर्टिकल 32। देखिए अब आप कहेंगे कि आर्टिकल 30 से सीधा ही आर्टिकल 32 कैसे? तो देखिए जो था आर्टिकल 31 था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, हालांकि वो एक लीगल राइट है अभी भी। ठीक है, उसको हम बाद में अगले आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया है, तो हम सीधा आर्टिकल 32 पर बात करेंगे। रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। द राइट टू मूव द एससी बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज गारंटीड। ठीक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट हमें मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो हमें हमारे पास राइट है कि हम उनको अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो हम सीधा जाके कहाँ मूव कर सकते हैं, डायरेक्ट एससी, बिल्कुल सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हमें किसी छोटे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसका केस जो है अपना सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है। ठीक है, अर्लियर द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल ओनली टू द दोज हुज फंडामेंटल राइट्स वर इन्फ्रिंज्ड। पहले जिनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था वही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते थे, बट नाउ देयर इज अ डायनेमिक अप्रोच। लेकिन अब मान लीजिए कोई ऐसा तबका है जिनके सीधा दिख रहा है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो रहा है, उनके फंडामेंटल पूरे नहीं हो रहे हैं, और उनके पास इतना दम भी नहीं है या उनके पास इतनी आवाज नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो कोई अगर मतलब जो डेवलप्ड तबका है या कोई समाज सेवी है या समाज सेवी संस्था है, तो वो चाहे तो दूसरे किसी दबे हुए तबके की या दबे हुए व्यक्ति की जिसका समाज में इतनी वैल्यू नहीं है, उसको रिसोर्सेज कम है, उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाके सीधा केस कर सकता है। अब ये जो है एक डायनेमिक अप्रोच बन चुकी है। क्लियर? तो ये था आर्टिकल 32 का क्लॉज 1।
अब आर्टिकल 32 क्लॉज 2 हम देखते हैं तो क्या है इसके तहत, सुप्रीम कोर्ट एज प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रोटेक्टर और गारंटर। तो क्या कहता है आर्टिकल 32 क्लॉज 2, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स टू रिट इंक्लूड्स रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड certiorari। ठीक है, whichever may be appropriated for the enforcement of any of rights conferred by this part। ठीक है, अगर देखिए क्या कहता है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो रिट्स हैं, जहां पे मैंने लिखे हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन एटसेट्रा। ठीक है, ये जो रिट्स हैं ये क्या होते हैं, ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो रिट्स होते हैं, कितने टाइप के रिट्स हैं? 5 टाइप की ये रिट्स हैं। इनको इस टाइम मतलब मैं इतने क्लियर तरीके से आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम कम है। तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो आपकी लाऊंगा, जो इस वीडियो से नेक्स्ट वाली वीडियो होगी, उसमें आपको बताऊंगा कि हेबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडामस क्या होता है। एक प्रकार से ये आप यूं समझिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग ऑर्डर होते हैं। जब हेबियस कॉर्पस बोलेंगे तो अलग तरीके का ऑर्डर होगा, मैंडामस बोलेगा सुप्रीम कोर्ट तो अलग तरीके का ऑर्डर होगा, प्रोहिबिशन बोलेगा तो अलग तरीके का, क्यू वारंटो बोलेगा तो वो अलग तरीके का ऑर्डर होगा। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्डर होते हैं और ये सब 5 टाइप के जो ऑर्डर्स हैं, जो रिट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो रहा है। ठीक है, तो इन रिट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, इनको जो है ये रिट्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, बाय दिस आर्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। वंस अ सिटीजन अप्रोचेस इट द कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एंटरटेन पिटीशन सीकिंग एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को गारंटर और प्रोटेक्टर कहा गया है, और अगर एक बार कोई व्यक्ति जो है अपने फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो रहा है अगर उसके, और सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के केस में जो है उसको नकार नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को वो पिटीशन लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर फंडामेंटल से रिलेटेड केस है तो सुप्रीम कोर्ट को वो केस लेना ही पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट कई बार कहते हैं कि खारिज कर देते हैं, कोई अदर केस होते हैं तो उनको सीधा खारिज कर देते हैं बिना सुने ही। ठीक है, लेकिन वो इसलिए उनको खारिज कर देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इतने छोटे केसों को लेने के लिए, ये वो 100 बहाने लगा कर। लेकिन जब फंडामेंटल राइट के केस में कोई बंदा जाएगा तो वो पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरा मतलब उसका जो भी तरीका रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे फंडामेंटल राइट्स। होप करता हूं कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आई होगी। कैसी वीडियोस लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ये जो यहाँ पर कुछ अनक्लियर चीजें रह गई, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, ये मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।